x0 which is in n but not in m. m इसका सब स्पेस है, एक एलिमेंट ले लीजिए n में जो कि m में नहीं है. फॉर एवरी सब स्पेस दिस थिंग देयर एग्जिस्ट ए बॉन्ड लीनियर फंक्शनल. और यहां पर हमको लिखना चाहिए अब from then for every x which is in n but not in m there is a bond linear functional f from m0 लिख देते हैं, m0 to this thing such that this thing happens, right? Where m0 stands for m plus the subspace is spanned by this thing, right? तो यहां पर हमने क्या किया है कि ये जो लिया है तो दिस इज m से थोड़ा ही बड़ा है. आपने क्या किया कि एक एलिमेंट ले लिया जो कि m में नहीं है और उससे स्पैन किया सब स्पेस, उसको स्पेस में m में जोड़ दिया तो एक्सटेंशन मिल जाएगा. यहाँ पे क्या करना है, पूरे तो ये हमारे पास बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये एक स्टेप है कि अगर केवल एक एलिमेंट का फर्क हो देन वील डेफिनेटली गेट एन एक्सटेंशन लाइक दिस थिंग, राइट? सो प्रूफ so you can see that if f is equal to 0 the zero transformation यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सभी एलिमेंट को जीरो भेज देती है तो कोई दिक्कत नहीं है. हम f0 क्या ले लेंगे, वो भी सबको जीरो भेज देगा, ले लीजिए. तो डेफिनेटली f0 विल एग्री विद f ऑन दिस m और जो इसका नॉर्म होगा वो इसका नॉर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, राइट? सो इफ f इज इक्वल टू 0 देन the result holds trivially. So non-trivial case होगा. So let f be not equal to 0. ठीक है, तो अब हमको एक f0 की तलाश है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हो. तो पहली चीज हम ये ऑब्जर्व करते हैं, first we note that there is no loss of generality if we assume that the norm of f is equal to 1. हालांकि ऐसा कोई बंधन है नहीं, लेकिन हमारा कहना है कि अगर हम मान लेते हैं कि नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू 1 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? सो टू सी दिस, तो हमने मान लिया कि टू सी दिस मान लेते हैं लेट अगर ये 1 जैसे मान लीजिए, अमूमन तो ऐसा कोई दिया नहीं है कि इसका नॉर्म क्या. मान लीजिए कि इसका नॉर्म जो है वो 1 नहीं है, मान लीजिए t है. ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने मान लिया कि इट्स नॉट इक्वल टू 0. आपको मालूम है नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ यू नो लीव दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 0. तो 0 तो हो नहीं सकता. दैट मीन्स सो t इज नॉट इक्वल टू 0. एक चीज तो क्लियर हो गई बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट? तो अगर मान लीजिए कि f इज इक्वल टू t, देन व्हाट वी शैल डू,
define a function f star from m to f as f star of x is equal to fx by t. Then the norm of f star will be equal to norm of f by t, और ये बराबर t के मान लिया तो this is going to be equal to 1. This is equal to 1, right? और हमने मान लिया है कि हमारा रिजल्ट होल्ड्स गुड. अच्छा, एक चीज और कर दें यहाँ पे. ओके, एक चीज और कर दें. तो हम क्या करेंगे कि हमको प्रूव करना है फॉर नॉमिनेटर स्पेस ओवर एफ, और एफ को याद दिला दें, एफ कैन बी आर और सी. तो इत्तेफाक से ऐसा है कि दोनों केसेस में प्रूफ में थोड़ा सा फर्क है. अगर एफ इज इक्वल टू आर तो जो प्रूफ होगा वो हु बहू होल्ड नहीं करेगा व्हेन एफ इज इक्वल टू सी. सो आई विल बी कॉशियस. लेट मी राइट हियर further. Let f be equal to r, right? तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो है ये हमारा फिर यहां तक हो जाएगा. हमने ये r ले लिया, right? Then f star is equal to 1. So हमने मान लिया, हम कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि हम मान लेते हैं कि नॉर्म एफ इज इक्वल टू 1. तो मान लीजिए कि हमें मान लेते हैं कि ये लेमा होल्ड करता है ओनली फॉर दोज केसेस व्हेन द नॉर्म इज इक्वल टू 1. तो हमको दिखाना है कि नॉर्म 1 के अलावा कुछ भी तब भी होल्ड करेगा. सो सिंस वी आर assuming that the lemma holds for bounded linear functionals of norm 1. ये भी norm 1 है, ये भी norm 1 का है, right? So there exists a bounded linear functional, right? और उसको हम लिख देंगे f0 star from अच्छा सॉरी हमारा f कहाँ से कहाँ तक था? f तो यहाँ से यहाँ तक था, तो ये तो आपका ठीक ही लिखा है. तो दिस विल बी फ्रॉम m0 to r such that normal. Okay, let me write like slightly differently. So हम इसको ऐसे लिख देते हैं. Define f0 from here to here as, इसको हटा देते हैं फिलहाल, as f0 स्टार x. तो जो इस f के लिए आपको f0 मिला हुआ है, इस के लिए जो मिला हुआ है, इसके लिए आपको ऑलरेडी एक f0 मिला हुआ है, राइट? हमने मान लिया कि लेमा होल्ड करता है, तो क्या हो जाएगा कि आई विल गेट डिफाइन इट लाइक दिस. जो f0 मिला हुआ है वो लिखिए और बराबर t लिख दीजिए, बट इसको t से डिवाइड कर दीजिए. तो इस f के लिए
इस एफ के लिए मान लीजिए अगर लेमा होल्ड कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि नॉर्म वन के लिए हम ले सकते हैं कि नॉर्म इज इक्वल टू वन। सो इसके लिए जो आपको एफ जीरो मिला हुआ है उसका नॉर्म जो है उसका नॉर्म वही है जो कि एफ का नॉर्म है। सो इसका नॉर्म कितना हो जाएगा, इसका नॉर्म हो जाएगा टी, इसका नॉर्म हो जाएगा टी जो कि एफ का नॉर्म है। सो क्लियरली द नॉर्म ऑफ एफ जीरो स्टार is going to be equal to t. This is going to be equal to t, sorry, equal to 1, t by t, which is equal to 1, right? So also as f0 extends f, this clearly, this also clearly extends f star, right? Moreover, f0 star का norm is the same thing as the norm of this thing, right? तो प्रूफ में हम ये ले सकते हैं that the norm of f is equal to 1, right? तो ये चीज जो है हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर, हो गया। ओके, सो नाउ हमारा लेमा वही है, लेमा हमारा वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब हमने ये रियलाइज कर लिया कि अगर हम ये मान लें कि नॉर्म ऑफ एस इक्वल टू 1 तब भी ओरिजिनल वाले में भी प्रूव हो जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, नॉर्म इक्वल टू 1 लिखने में हमको लिखने में सुविधा हो जाएगी, हमारे कैलकुलेशंस थोड़े से देखने में सुविधाजनक हो जाएंगे, राइट? सो मे बी आई गो टू, अच्छा नया पेज जाएंगे नहीं चूंकि इसका हमको इस्तेमाल करना है। सो हाउ डू आई डू इट? okay. So now we can assume that जो हमको f दिया हुआ है उसका नॉर्म 1 है, उसका नॉर्म 1 है, राइट? अब प्रूफ पे फिर वापस चलें। Since x0 does not belong to M, you will see that M intersection this thing will consist only of this thing। क्यों? अगर इसमें कोई चीज कॉमन, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके एलिमेंट देखने में कैसे, इसके एलिमेंट्स क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस थिंग। अगर कोई एलिमेंट कॉमन होता, मान लीजिए कोई एलिमेंट होता, यहाँ पर हम लिख देते मान लीजिए अल्फा x0 जो कि इसमें है, अगर वो m में भी बिलोंग करता, अगर m में बिलोंग करता तो इसका मतलब क्या होता, क्योंकि m तो सब स्पेस है तो इसका स्केलर मल्टीपल बिलोंग करेगा, यानी कि 1 अल्फा इंटू अल्फा x0 भी बिलोंग करेगा, यानी कि x0 बिलोंग करेगा लेकिन x0 डज नॉट बिलोंग टू दिस थिंग। Therefore this intersection has to be empty। So the sum m plus x0 is a direct sum। तो पहली चीज तो हम लोगों ने ये नोट की, राइट? इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो दैट इज हमारा जो m0 है, दिस आई कैन राइट एज m direct sum this thing। Therefore each element y of m0 is uniquely expressible as
y is equal to some element of this thing plus some element of this thing, alpha x0, where alpha in this case f हमने ये लिया है, ये तो एक चीज तय हो गई कि इसका हर एलिमेंट को आई कैन राइट यूनिकली एज an element of this thing plus an element of this thing, right? Now हमको तलाश किसकी है? इसकी तलाश है. So what we do, पहला एक अटेम्प्ट करते हैं, of course उस अटेम्प्ट को बाद में रिवाइज कर देंगे. Define f0 from m to f as f0 of any element of this thing, but any element of this thing is expressible like this thing. So this is y plus, I'm sorry, x. This is x plus alpha x0 as, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि x तो बिलोंग कर रहा है m को और f डिफाइंड ऑन m है, तो डेफिनेटली fx हैज अ मीनिंग, fx प्लस यहां पर हम इसको लिख देंगे एज अल्फा r0, वेयर दिस r0 इज ए मिस्टीरियस एलिमेंट. मिस्टीरियस मतलब हम इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे कि कौन कहां से हमने ढूंढा, कहां से ढूंढा, बट वी शैल वरी अबाउट दिस थिंग लेटर, राइट? तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं fx प्लस अल्फा टाइम्स सम रियल नंबर, राइट? तो अब चूंकि दिस f इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सी दैट दिस f0, सो क्लियरली वरना वेरीफाई कर लीजिएगा कि एज f is a linear transformation, f0 is also a linear transformation. नहीं तो आप वेरीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? ये तो कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट, इसमें कुछ, ये तो कुछ करने वाला नहीं है, सब कुछ इससे कंट्रोल हो रहा है. तो ये ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. सो दिस गोइंग टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और so this is linear transformation. In fact, for every value of r0, क्योंकि लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए इसका कोई रोल ही नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एलिमेंट कुछ भी चेंज करते जाइए, ये तो फिक्स्ड रहेगा आपका, राइट? सो this is going to be linear transformation. This is going to be linear transfer for every possible choice of r0, right? लेकिन हमने कहा हमारा जो मिस्टीरियस एलिमेंट है, ये हमको इस तरह से चुनना है कि हमारा मकसद है कि हमारा जो f0 है इसका नॉर्म इसके बराबर हो जाए, और हमने नॉर्म ऑफ इसको f मान लिया, तो हमको r0 ऐसे चुनना है कि इसका नॉर्म 1 निकल के आ जाए, राइट? तो एक चीज और क्लियर है, also f0 restricted to m is clearly equal to m. अगर f0 हम केवल, हमने क्या लिख दिया है, सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया. डिफाइन बड़े वाले पे करना है ना, f तो दिया हुआ है फ्रॉम हियर टू हियर, ये यहां से चाहिए, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा. दिस इज m0. सो m0 से छोटा है, तो हम कह रहे हैं कि अगर f0 को कंप्यूट कीजिए एलिमेंट्स ऑन द स्मॉलर कैपिटल m, देन दिस इज सेम थिंग एज दिस थिंग, बिकॉज अगर आपने कोई m का एलिमेंट लिया तो यहाँ पर ये अल्फा 0 हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, fx हो जाएगी. सो दैट मीन्स f0 ऑफ x इज इक्वल टू fx. सो क्लियरली दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी. नॉर्म का झगड़ा रहेगा अभी. सो वी शैल सी how to do this thing. So okay, क्या करें? So the problem is
इसको मिटा ही देते हैं, क्योंकि हमको काफी नीचे तक जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस प्रूफ इज वेरी लॉन्ग. Okay, can we come down? Okay, स्क्रीन काम नहीं कर रहा ठीक से. Okay. So now this is the picture. Okay, this is the picture. So this is the picture. तो हमें कह रहे थे कि हमारी मुख्य समस्या यह है कि हम F0 को हमको ऐसा चुनना है इसका नॉर्म बराबर F के हो. F का नॉर्म 1 ले लिया, इसको हमको 1 करना है. तो हमको ये जो हमारी जो मिस्टीरियस ये R0 है, इसको हर R0 के लिए काम कर जाएगा, लीनियर ट्रांसमिशन रह जाएगा, हर के लिए भी काम कर जाएगा. तो लेकिन नॉर्म वाली बात पे भी डाउट है, तो हम इस R0 को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इसका नॉर्म जो है 1 के बराबर हो जाए, और इसको देखने के लिए ही थोड़ी सी दिक्कत होती है. अब ये है, राइट. सो आवर आज ये ठीक से काम नहीं कर रहा है. Our aim is to choose R0 such that norm of F0 is equal to norm of this thing. That is, चूंकि इसको हम 1 मान चुके हैं, that means this thing is equal to 1. ये दिमाग में रखिएगा. Now, okay, so what do we require? So note that for this to be 1, what do we require? We require that ये नॉर्म किसके बराबर है? We require that sup of F0 एलिमेंट्स कौन से हैं? x प्लस अल्फा x0, this by norm of this element such that this element is not equal to 0, that this should be equal to 1. आपको मालूम है कि norm of this thing is equal to, in fact norm डिफाइन करने के 4 अलग अलग तरीके थे, उनमें से एक तरीका ये भी था. इसका नॉर्म क्या था? इसका नॉर्म ऐसे भी डिफाइन किया गया था. दिस वाज डिफाइंड एज sup of Tx by this such that this x. एक तरीका ये भी था, उसी को हम कॉपी कर रहे हैं. यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं देखने में? एलिमेंट देखने में हमारे ऐसे हैं, राइट. सो दिस इज, तो हम अगर इसको नॉर्म को बनाना तो इसको बनाना चाहिए. हेंस दैट इज, अब देखते रहेंगे कि दिस मीन्स, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है ये हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर 1 से अधिक होगी तो सुप 1 से बढ़ जाएगा. सुप इज इक्वल टू 1, बड़ा नहीं है. दैट मीन्स दिस वैल्यू should be less than 1, less than or equal to 1. In other words, this thing should be less than or equal to this thing. That means F0 x plus
अल्फा x0 should be less than or equal to x plus alpha x0 for every this thing, for every this thing. तो इसमें x कहां पर m में है, इसमें x कहां पर है, वो तो m में है, ये तो फिक्स्ड है, और अल्फा कहां पर है, वो फील्ड में है. इस केस में हमारी फील्ड ये है. तो वी आर टेकिंग द केस व्हेन द फील्ड इज इक्वल टू आर. तो अगर हम चाहते हैं कि इसका ये वन हो, दैट मीन्स दिस थिंग शुड हैपन, दिस थिंग शुड हैपन फॉर all x and for all alpha, right? So this means what, आपको मालूम है कि ये जो है, ये जो f0 जो है, f तो यहां से चला गया है, f0 कहां से कहां तक था, f0 था फ्रॉम m0 टू r. तो m0 टू r, इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो चीज है, ये कहां पे लाई करेगी, ये r में लाई करेगी, ये r में लाई करेगी. तो ये नॉर्म किसका है, r का है. r का नॉर्म किसके बराबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू. भाई आर के अंदर नॉर्म क्या है, रियल लाइन के अंदर नॉर्म क्या है, अगर कोई आपने एक्स ले लिया तो इसका नॉर्म क्या है, इसका नॉर्म इज नथिंग बट दिस थिंग, राइट? सो आई कैन राइट इसी में लिख देते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू f0 x प्लस, चूंकि हमको मालूम है कि अल्फा जीरो में नॉर्म क्या है, सो आई कैन राइट लाइक दिस. So for this to be 1, we require that this absolute value should be less than equal to this thing. And this means that is, so that means that minus, ये भी कोई real number है, right? That means this x plus alpha x0 should be less than f of x plus alpha x0, and this should be less than plus x plus alpha. इसमें कोई मिस्ट्री है नहीं. आपको मालूम है कि अगर ऐसा होना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है कि माइनस आर इज लेस देन टी इज लेस देन आर. वही चीज इस्तेमाल की यहाँ पर, क्योंकि सब तो ये सब रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, सब रियल नंबर है, राइट? सो दिस शुड हैपन, एंड दिस शुड हैपन फॉर ऑल एक्स इन एम एंड फॉर ऑल अल्फा इन आर. इसको नहीं भूलना है, बिकॉज दिस शुड हैपन फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ दिस आई कैन रीराइट एज, सॉरी ये था हमारा f0, राइट? अब f0 जो है वो okay, so this means कि how do I write it? अब एक चीज और देख लीजिए यहीं पर. अभी तो हमने इसको ऊपर नहीं किया है, यहाँ पे देख लीजिए कि एक चीज और इसमें देखने के लायक है, वो ये है कि यहाँ से बिकॉज f0, so since f0 is a linear transformation, therefore you can write this thing as f0 x plus alpha f x0, and this is equal to fx plus अल्फा x0. तो यहां से आपको दिखाई पड़ जाएगा, अच्छा f0, ये x किस में है, ये x बिलोंग कर रहा है m को, and f0 agrees with f on m. So actually this is actually equal to चूंकि एलिमेंट्स ऑफ m पे f0 है और f में कोई अंतर नहीं है, दिस इज एक्चुअली f ऑफ x प्लस अल्फा f of x0, and this is equal to fx plus
हमने क्या लिख दिया है, अल्फा एक्स जीरो नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या था, ये अल्फा, ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। एफ जीरो की डेफिनेशन कहाँ थी, देख के बताइए कि चली गई, पीछे चली गई, ये है, ये है, राइट 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 राइट, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लिखा तो हुआ है, यहाँ लिखा तो हुआ है। सो दिस थिंग, इसको भूल जाइए, हम भूल गए थे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है, हमकी जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि ये चीज हमको दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए हम अलग से लिख रहे थे। इसको देखिए, ये देखिए, देखिए, सो दिस पार्ट is actually equal to, this part is actually equal to f of x plus alpha r0. So that means अगर इसको, इसके नॉर्म को 1 होना है, then minus of this thing should be less than equal to fx plus alpha 0. This should be less than this thing for all this thing. That means I can rewrite this thing as, इस fx को हम यहां ले जाते हैं, माइनस fx माइनस x प्लस अल्फा x0 शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा r0, और इस वाले केस में इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये दिस विल बिकम x plus alpha x0 minus fx, and this should happen for रिमेंबर, ये होल्ड नहीं करता है, ये होल्ड नहीं करता है। हम क्या करें, अगर इसको 1 होना है तो ये होना चाहिए, अभी ये नहीं करें कि होल्ड करता है। अगर इस नॉन को 1 होना है तो दिस शुड हैपन, दिस थिंग शुड हैपन फॉर एवरी एक्स एंड फॉर एवरी एल। इसको बार बार ध्यान में रखिएगा। So this means that is, हम क्या करते हैं, अल्फा सब जगह डिवाइड कर देते हैं। So I will write minus f x by alpha minus, अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं तो ये अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी x by alpha प्लस ये x0 है r, दिस विल बी, यहाँ भी अल्फा से डिवाइड कीजिए सब जगह, सो दिस विल बी x बाई अल्फा प्लस x0 माइनस f x by alpha once again for all of these things, right, for all of these things. इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, right, we shall make अभी हम थोड़ा सा ऊपर और जा सकते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, राइट, यहां तक पहुंच गए। नाउ तो फिर से रिवाइज कर दें, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्म ऑफ दिस थिंग टू बी इक्वल टू 0। ये रिक्वायरमेंट है, राइट। सो नाउ यहां भी हम गलत लिख गए, क्या अल्फा से डिवाइड किया तो ये r0 होगा, this is r0. Okay, so now note that for all x1 x2 in M, f of x2 minus x1, because f is a linear transformation, this is f of x2 minus f of x1, right, is definitely less than or equal to mod of x2 minus, and because this is a norm in R, so I can rewrite this thing as f of this I can write as f of x2 minus x1। और आपको याद है कि नॉर्म ऑफ
tx we had seen was always equal to norm of t into norm of this thing. ये हमेशा होता था. तो t की जगह यहाँ पे f लिखा हुआ है. So this thing is less than or equal to, this thing is less than or equal to norm of f into norm of x2 minus x1. So for all x1, x2, this is going to hold, right? And this part is equal to x2 minus x1. क्यों? चूंकि हमने मान लिया है कि norm of this thing is equal to 1. Right? Norm of this thing is equal to 1. So that means for all x1, x2, f of x2 minus x1 is less than the norm of x2 minus x1. Right? So this means, okay, so let me write it, summarize it. So for all x1, x2 in M, f of x2 minus f of x1 is less than equal to x2 minus x1. अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक चीज जोड़ देते हैं. वो जोड़ क्या देते हैं कि यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है x2 minus x1, I can write it as x2 minus x0 plus x0 minus x1. Remember, लिख ही देते हैं. चलिए, तो this is x2 minus x0 plus x0 minus x1, this thing. और आपको मालूम है कि mod of x plus y is less than mod of x plus mod of y. So this is going to be less than or equal to, norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y. So this is x2 minus x0 plus x0 minus x1. Right? You will get this thing. बल्कि हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको उसको क्लब करेंगे. आई एम सॉरी, इसको उसको करेंगे क्लब और इसको उसको करेंगे क्लब. सो दिस आई विल राइट एज x2 प्लस x0 कर देंगे और इसको उसको क्लब करेंगे, माइनस बाहर निकाल लीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू x1 प्लस x0, इसको प्लस कर देंगे. सो दिस थिंग, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. सर मिडिल में माइनस नहीं होगा? किसमें? नहीं, अगर माइनस होगा तो प्लस से भी छोटा होगा, तो जोड़ रहे हैं ना उसको, है ना. तो ओके, आपको सोचना अपनी जगह पे सही है, लेकिन इससे भी तो छोटा होगा, है ना. तो okay, so you have this thing. So so consequently, and this is, remember, this is happening for all x1, x2, right? No exception. So this means okay, let me write it once, एक और लाइन लिख दे. That is for all x1, x2, minus fx1 minus इस वाले को इधर ले जाइए, x1 plus x0 is less than equal to, ठीक है. फिर ये आ जाएगा क्या कहते हैं आपका x,
या इसको पहले लिख देते हैं, देखने में ठीक लगेगा। तो ये ले लिया आपने, इसको उधर ले जाइए, तो ये जो माइनस एफ ऑफ x2 और यहां ये बचा हुआ है आपका प्लस x2 प्लस x0। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1, राइट? इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए। सो दैट मीन्स तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम इसका सुप ले लें तो चूंकि हर ये चीज इससे छोटी है तो सुप लेने के बाद भी जो मिलेगा इससे छोटा होगा, राइट? सो दिस मीन्स कॉन्सिक्वेंटली सुप ऑफ माइनस एफ एक्स माइनस x plus x0, this thing is less than infimum of minus fx plus x plus x0। इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x1 x2, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो x1 x2 आर्बिट्रेरी है, तो हमने यहाँ पर ये x फिक्स कर दिया, यहाँ पर राइट x फिक्स कर दिया, ठीक है? तो मान लीजिए दोनों बराबर x के लिए, दोनों बराबर x के भी हो गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम ये कह रहे हैं कि चूंकि ये हर x के लिए, x1 के लिए ये इससे छोटा है, इधर केवल x1 इधर केवल x2 है, हर ये आर्बिट्रेरी है, तो हर x के लिए ये इससे छोटा है, तो इनका जो सुप्रीमम भी होगा इससे छोटा होगा फॉर एवरी x। तो इसका मतलब कि इसके इन्फीमम से भी छोटा होगा। सो दैट इज वाई सुप ऑफ दिस थिंग, दिस इज सुप ओवर ऑल x, ये भी सुप ओवर x है, ये भी सुप ओवर infimum over x. So this thing is going to be less than equal to this thing. This thing is going to be less than equal to this thing. Now what we do is the following. See, so now choose. अब हमको जो हमने कहा था हमारा जो R0 जो हमारा मिस्टीरियस था, choose R0 such that कि वो इन दोनों के बीच में लाई करे, such that sup of minus fx then norm of this plus this thing is less than equal to R0 and this thing is equal to infimum of minus fx plus x minus x0। इसको ऐसा चूज कीजिए, right? And then ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, observe that this choice of this thing ensures that, अच्छा वो तो ऊपर चला गया जो हमने लिखा था, एक कहाँ गया, ये है तो choose that star holds। अब जरा कनेक्शन कीजिए। हम लोगों ने देखा था कि अगर नॉर्म ऑफ f0 को 1 होना है तो उसके लिए शर्त यह है कि ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? और हमने R0 क्या ले लिया है, ये है क्या, इसकी शक्ल ऐसी तो है देखने में, देखिए x की जगह में आप x बाई एल अल्फा वही तो एलिमेंट हुआ, राइट? तो अंतर नहीं है। तो हमने क्या किया कि R0 को ऐसा चुना है, जब हमने ऐसा चुन लिया है, so this will ensure that this condition is satisfied, right? So next observe that if we choose our R0 to be lying between this thing, then this will guarantee that this condition is met. And if this condition is met, then there is a guarantee that the norm of f0 is going to be equal to 1, right? So this ensures that this holds. Hence,
for such R0, the F0, which we had defined as F0 of x plus alpha x0, क्या था वो? fx plus alpha R0 is such that the norm of F0 is equal to 1. ठीक है? So this proves the lemma for the case when this thing is equal to R, right? So next we need to prove it when this thing is equal to C, and this is equal to C. ठीक है? तो अब इसको कल करेंगे, इसको कम करेंगे, लेकिन अब उतनी कठिनाई नहीं होगी, मेजर पार्ट हो गया है। इसको भी क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे in such a fashion that we can make use of the lemma proved for the real case। क्योंकि कोई भी यहाँ पर आपका जो फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, m से लेकर के c तक है। तो भाई जो भी इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, that will be something plus I times something। हम क्या करेंगे, समथिंग वाले को लिख देंगे gx और इस समथिंग वाले को लिख देंगे hx। तो दिस gx कैन बी स्प्लिट एज ए सुटेबल सम ऑफ gx hx, और ये वाला जो ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट, ये g जो होगा, दिस g विल बी फ्रॉम m to r, और हमारा hp जो होगा वो m to r ही होगा। तो हमको क्या होगा कि हम इस f से स्टार्ट जरूर करेंगे, लेकिन हम इस f की मदद से पहुंच जाएंगे दो लीनियर फंक्शनल्स विद वैल्यूज इन r। r के लिए ऑलरेडी हमारे पास वो एक्सटेंशन उपलब्ध है, तो इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा हमको g0, इसका मिल जाएगा, राइट, फ्रॉम m0 टू r, इसका मिल जाएगा फ्रॉम m0 टू r। उनकी मदद से उनको कंबाइन करके वी शैल कंस्ट्रक्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस थिंग फ्रॉम m0 टू c, राइट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मेन पार्ट हो गया है, बाकी हम देखेंगे कैसे इसको करते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो यू कैन लीव फॉर नाउ। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है।